क्वेश्चन नंबर 41। गोल्जी बॉडी की चपटी थैली जैसी संरचना क्या कहलाती है? तो ऑप्शन सी सिस्टर्नी। गोल्जी बॉडी की चपटी थैली जैसी संरचना को सिस्टर्नी कहते हैं। यही इसकी संरचनात्मक इकाई है। इन्हीं में प्रोटीन का संशोधन होता है। यह प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में आता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें और अपना दिमाग में बिठा लें। क्वेश्चन नंबर 42। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। यह खोज कोशिका विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एसएससी जैसे एग्जाम में साइंटिस्ट और ऑर्गेनल मैच जैसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, तो हमें इसको याद रखना है। ठीक है, गोल्जी नाम आए तो आप सीधा याद रखें कैमिलो गोल्जी। क्वेश्चन नंबर 43। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, कोशिका की आत्मघाती थैली जो है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। हम वापस एक बार देख लेते हैं। पावर हाउस ऑफ कोशिका या फिर पावर हाउस ऑफ सेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, और एस ई आर पर राइबोसोम नहीं होता है, आर ई आर पर राइबोसोम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। कोशिका की आत्मघाती थैली कौन सी होती है? लाइसोसोम। इसमें पाचक एंजाइम होते हैं, यह खराब कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। इस प्रक्रिया को ऑटोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे याद रखें, सुसाइडल बैग बराबर क्या होगा? लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 44। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी अंतः कोशिकीय पाचन। लाइसोसोम का मुख्य कार्य अंतः कोशिकीय पाचन है। यह अपशिष्ट पदार्थों को पचा लेता है, कोशिकाओं को एकदम साफ सुथरा रखता है। इससे कोशिका स्वस्थ रहती है। ठीक है, ये माने कि ये जो है ये क्लीनिंग डिपार्टमेंट है कोशिका का। क्वेश्चन नंबर 45। लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है हाइड्रोलाइटिक। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम पाचन का काम करते हैं। ये खराब पदार्थों को तोड़ देते हैं। इसी कारण लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं। आप इसको कंफ्यूज मत होना सुसाइडल बैग और डाइजेस्टिव बैग को लेकर के। यानी कि हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं और डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है जल, लवण और अपशिष्ट का भंडारण करना वैक्यूल का मुख्य कार्य है। यह कोशिका के अंदर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। पादप कोशिका में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। इससे कोशिका तनी हुई रहती है। स्टोरेज सुना है आपने? ठीक है, जैसे कि हमारे मोबाइल के अंदर स्टोरेज होता है ना, वैसे ही वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 47। पादप कोशिका में वैक्यूल का आकार कैसा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बड़ा और एकल। पादप कोशिका में वैक्यूल बड़ा भी होगा और एकल भी होगा। यह कोशिका के अधिकांश भाग को घेर लेता है। जंतु कोशिका में वैक्यूल का आकार कैसा होता है? छोटा। स्टूडेंट्स आप इस चीज को ऐसे याद रखें, प्लांट सेल बोले तो बिग वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 48। वैक्यूल की झिल्ली को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। यह वैक्यूल और साइटोप्लाज्म को अलग करती है। यह पदार्थों के आवागमन को कंट्रोल करती है और यह नाम अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 49। प्लास्टिड्स सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी ये केवल पादपों में पाए जाते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, प से पादप और प से ही प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। प्लास्टिड्स भोजन निर्माण और संग्रह से जुड़े होते हैं। इसी आधार पर प्लांट और एनिमल सेल में अंतर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिड प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है? तो ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एक प्लास्टिड है। इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। यही सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है। यह पादप कोशिका की एक खास पहचान है। क्वेश्चन नंबर 51। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है? सही आंसर है क्लोरोफिल। आप इसको क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल याद रख सकते हैं। यही हरा रंग देता है
क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और इसी से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण संभव होता है। स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे याद रखें, ग्रीन कलर बराबर क्या होगा, क्लोरोफाइल, और क्लोरोफाइल से क्या बनेगा, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 52, क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक चपटी थैलियों के समूह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ग्राना। क्लोरोप्लास्ट की चपटी थैलियों के समूह को ग्राना कहते हैं। यहीं पर प्रकाश अभिक्रिया होती है। ग्राना सतह क्षेत्र को बढ़ाती है, यह ऊर्जा निर्माण में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 53, ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भोजन का भंडारण करना। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य भोजन का भंडारण करना है। यह जड़, तना और बीजों में पाया जाता है। यह स्टार्च, तेल और प्रोटीन को संग्रहित करता है और यह रंगहीन प्लास्टिड होता है। क्वेश्चन नंबर 54, क्रोमोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, पौधों को रंग प्रदान करना। यानी कि क्रोमोप्लास्ट पौधों को रंग प्रदान करता है। फूलों और फलों में यह पाया जाता है। यह परागण और बीज फैलाव में मदद करता है। इसमें कैरोटीन जैसे वर्णक होते हैं। ठीक है, अगर आप याद रखें, अगर कलर आया है तो आप क्लोरोप्लास्ट से याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 55, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। यह एकल कोशिका होती है। यह नग्न आंखों से भी दिखाई देती है और एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्ट आया है। इसी के साथ हम ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में सबसे बड़ी कोशिका देखी, अब इस क्वेश्चन में हम सबसे छोटी कोशिका के बारे में देखते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोप्लाज्मा। इसके तो नाम में माइक्रो है, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। ये बहुत ही सूक्ष्म होती है। इसमें कोशिका भित्ति भी नहीं होती। एग्जाम में ये फैक्ट बार बार आता है, सो स्टूडेंट्स आप इसे अच्छे से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 57, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिका। यह सबसे लंबी कोशिका होती है। ये शरीर में काफ़ी दूर तक फैली होती है। ये संदेशों का संचार करती है, इसी कारण इसे लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है। ठीक है, आप स्टूडेंट्स लॉन्गेस्ट से याद रखेंगे, लॉन्गेस्ट बराबर नर्व सेल, सिंपल रूल है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट ये दोहरी झिल्ली वाला होता है। हमने पिछले क्वेश्चंस में इसको अच्छे से देखा है। क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। यह अपना डीएनए भी रखता है। ठीक है, बाकी जितने भी कथन है वो सब गलत हैं। इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल एसएससी में आते ही हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्वेश्चंस में एक एक ऑप्शन काटना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अपना डीएनए रखता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए रखता है, इसी कारण इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। ये स्वतंत्र रूप से कुछ प्रोटीन बना सकता है। यह यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया का हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, यानी कि पीछे जो भी क्वेश्चन हमने माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित देखे हैं, वहाँ पर इन बातों की पहले भी चर्चा हुई है। तो आपका यहाँ पर एक रिवीजन भी हो चुका है इस क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, यानी कि ओन डीएनए होता है इसका। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा कोशिकांग अर्ध स्वायत्त कहलाता है? तो ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। ये कुछ हद तक स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट सा होता है बिल्कुल। अगर ये 60 सवाल और इनके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं तो मान लो सेल चैप्टर आपके एग्जाम के लिए क्लियर हो चुका है। ठीक है, साथ ही आज के लिए इतना ही। अगली क्लास आपके लिए काम की लगी हो तो इसे रिवाइज ज़रूर करना। अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहो, जुड़े रहो और मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट।